उत्पादन बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर है। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट इसको जो है कहते हैं। आपको मैंने बताया था कि भाई ये जो चैप्टर है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का डिटर्मिनेशन, ये तीन उसमें डिवाइड हुए हुआ है। पहला है एग्रीगेट डिमांड और उसके कंपोनेंट, और दूसरा जो इसका है वो है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। क्या है इसका नाम? इसको कहते हैं शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट, ये कहते हैं इसको। दूसरा इसका पार्ट हिंदी में अगर हम बात करें, अल्पकालीन संतुलन उत्पादन। अल्पकालीन संतुलन, अल्पकालीन संतुलन उत्पादन, ये जो है इसका दूसरी इकाई कह सकते हो इस पार्ट की। ठीक है, पहली बात तो क्वेश्चन ये है कि भैया इस चैप्टर के अंदर हमको पढ़ना क्या है। इससे प्रीवियस कक्षा के अंदर हमने एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, सी का कर्व कैसे बनेगा, आई का कर्व कैसे बनेगा, एग्रीगेट डिमांड का कैसे बनेगा, एग्रीगेट सप्लाई का कैसे बनेगा, ये सारी की सारी बकवास हम पढ़ चुके हैं। न्यूमेरिकल कैसे होंगे ये सब पढ़ लिया। अब हम किसका सिद्धांत पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे किन्स का सिद्धांत, कि भाई किन्स के अकॉर्डिंगली इक्विलिब्रियम कैसे डिसाइड होता है एक अर्थव्यवस्था के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो इसका नाम अल्पकालीन क्यों है? क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि भैया किन्स जो बात करता है वो शॉर्ट रन की बात करता है, वो लॉन्ग रन की बात नहीं करता। किन्स का जो सिद्धांत है वो शॉर्ट रन पे बेस है, लॉन्ग रन पे बेस नहीं है। क्योंकि उसका मानना है क्योंकि लॉन्ग रन में हम जो है मर जाते हैं, लॉन्ग रन में जो है भाई कोई ज़िंदा नहीं रहता है, इसलिए वो जो बात करता है वो बात करता है शॉर्ट रन की। दूसरा मुद्दा ये है, देखो तीन वर्ड से ही मिलकर बना है, अल्पकालीन संतुलन उत्पादन, ये तीन वर्ड से मिलकर बना है। हमें इस चैप्टर के अंदर ये पढ़ना है कि एक अर्थव्यवस्था के अंदर उत्पादन का निर्धारण किस तरीके से होता है। सबसे पहली बात तो बेटा आपको ये ध्यान रखना है कि किन्स के अकॉर्डिंगली चाहे तो उत्पादन की बात कर लीजिए, चाहे रोजगार की बात कर लीजिए, चाहे आय की बात कर लीजिए, ये तीनों एक ही चीज़ होती है, कोई अलग अलग चीज़ें नहीं होती। उत्पादन का निर्धारण, रोजगार का निर्धारण या आय का, गुड इवनिंग, उत्पादन का निर्धारण, रोजगार का निर्धारण या आय का निर्धारण, ये तीनों एक ही चीज़ें हैं, कोई अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। सबसे पहली बात तो, और किस में डिसाइड करेंगे? शॉर्ट रन के अंदर उत्पादन, आय या रोजगार का निर्धारण किस तरीके से होता है, ये हम इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। कि प्रोडक्शन कह लीजिए, एम्प्लॉयमेंट कह लीजिए, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट या इनकम, ये तीनों चीज़ें एक ही हैं, कोई अलग अलग नहीं है। इनकम जैसे इस चैप्टर का नाम क्या है? इनकम एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन या इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन, ये है। तो ये दो नाम क्यों हैं? इनकम और एम्प्लॉयमेंट का डिटर्मिनेशन, ये दो नाम क्यों हैं इसके? क्योंकि भाई ये एक ही चीज़ है। ये किन्स का ये मानना है कि भाई इसका जो सिद्धांत है शॉर्ट रन पे डिसाइड है, और मैंने आपको पहले भी बता रखा है इसकी क्या क्या मान्यताएं, ये क्या क्या चीज़ों को स्थिर मानता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि भाई अल्पकाल पे आधारित है, तकनीकी वगैरह को स्थिर मानता है, किसी भी चीज़ में चेंज नहीं मानता, और डिमांड पे ज़्यादा फोकस करता है। लेकिन क्लासिकल वाले जो थे वो सप्लाई पे फोकस करते थे। तो बेटा शॉर्ट रन के अंदर अगर हमको इक्विलिब्रियम निकालना है आय, रोजगार या इनकम का, तो हमारे पास जो हैं दो तरीके के मेथड होते हैं जिससे हम इक्विलिब्रियम निकाल सकते हैं, और दोनों में से एक मेथड कंपलसरी है, एग्ज़ाम के अंदर आता ही आता है। सबसे पहला जो मेथड होता है इसको कहते हैं एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, ये वाला मेथड। और दूसरा जो मेथड होता है वो होता है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। इन दो मेथड के अकॉर्डिंगली हम क्या कर सकते हैं, एक इकोनॉमी के अंदर एम्प्लॉयमेंट का डिटर्मिनेशन, इनकम का डिटर्मिनेशन या प्रोडक्शन का डिटर्मिनेशन किस तरीके से होता है, ये हम जो है यहाँ पे डिसाइड करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इस वाले मेथड के अकॉर्डिंगली इक्विलिब्रियम कैसे डिसाइड होता है। इस वाले मेथड के अकॉर्डिंगली इक्विलिब्रियम वहाँ पे डिसाइड होगा, यहाँ पे जो शर्त है इक्विलिब्रियम की, जो कंडीशन है वो क्या है, जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड बराबर हो जाती है एग्रीगेट सप्लाई के, वहीं पे
इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम डिसाइड हो जाता है। ये फर्स्ट मेथड है हमारे पास इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम निकालने का। और वहीं पे अगर हम बात करें इस दूसरे मेथड की, तो ये जो दूसरा मेथड है ये इस पहले वाले मेथड से ही डेवलप हुआ है। कैसे? मैंने आपको ये बता रखा है कि एग्रीगेट डिमांड C प्लस आई के बराबर होता है, एग्रीगेट सप्लाई जो है C प्लस एस के बराबर होता है। तो C से C कट जाएगा तो बचेगा क्या आपके पास, I इज इक्वल टू एस या S इज इक्वल टू आई। तो ये जो मेथड है S और I ये इसी की ही डेरिवेशन है, कोई अलग चीज़ नहीं है। हम दोनों में से किसी भी मेथड से इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम निकाल सकते हैं। दोनों से सेम ही आंसर आएगा, कोई अलग आंसर नहीं आएगा। बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, 6 नंबर का क्वेश्चन कंपलसरी है और बहुत ही इजी है, आपको कुछ भी नहीं करना, बहुत ज़्यादा इजी है ये। इसमें ज़्यादा दिमाग कोई उंगल पिच्चे नहीं करने हैं, बहुत ही ईजिली आपको 6 नंबर जो है मिल जाएंगे इसके अंदर। हमें क्या करना है, एक टेबल और एक कर्व की हेल्प से ये बताना है इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम जो है वो किस तरीके से डिसाइड होता है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम सबसे पहले पढ़ेंगे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के मेथड के अकॉर्डिंगली इक्विलिब्रियम जो है वो किस तरीके से डिसाइड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, सबसे पहले एक टेबल बनानी है। हमें अपनी तरफ से यहाँ पे क्या करना है, हमें अपनी तरफ से यहाँ पे जो है डेटा ले लेना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए y हमने यहाँ पे ले लिया 0, 100, 200, 300, या आप ये भी कर सकते हो, मान लीजिए, चलो इसको रहने दीजिए, मैं आपको छोटी फिगर लेके दिखाता हूँ। मान लीजिए मैंने ले लिया 0, 20, 40, 60, 0, 20, 40, 60, 80, 100 और 120। ठीक है, ये मैंने y ले ली। और कंजम्पशन भी मैं अपनी तरफ से ही क्या कर लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ। बेटा इनकम 0 होने पे कंजम्पशन का कुछ लेवल होगा ही होगा। मान लीजिए यहाँ पे जो है 20 आ गया, यहाँ पे 30 आ गया, और यहाँ पे 40 लिख देते हैं, यहाँ 50 लिख देते हैं, यहाँ 60, यहाँ 70 और यहाँ पे 80, ये हमने लिख दिया। आपको बेटा एक चीज़ क्या ध्यान रखनी है, आपको एक चीज़ इसके अंदर ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो है आपने इनकम में कितना चेंज करा, ये टेबल किस तरीके से आपको बनानी है ये ध्यान रखिएगा। मैंने इनकम में कितना चेंज करा है, 20-20 का मैंने गैप लिया है। यहाँ पे आपका जो मन करे वो नंबर ले सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे यहाँ 0, 20, 40, 60, मैंने 20-20 का गैप लिया। तो बेटा y में आप जितने का भी गैप लोगे, c में उससे कम का गैप लेना है आपको, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो देखो मैंने यहाँ पे 10-10 का गैप लिया है ना, तो यहाँ पे y में जितने का भी लोगे c का गैप उससे कम होना चाहिए। और यहाँ पे आप ले लीजिए बेटा i और ले लीजिए, यहाँ पे i भी अपनी तरफ से लेट कर लीजिए। मान लीजिए मैंने यहाँ पे जो है 10, 10, 10, या मान लीजिए चलो मैं इसको जो है चलो 10 ही लेट कर लेते हैं। 10, 10, 10, 10, 10, 10, ये मैंने जो है लेट कर लिया। अपनी मन से कुछ भी लेट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट यहाँ पे जो है फिक्स रहती है, क्योंकि हम यहाँ पे कौन सी इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, स्वायत्त निवेश की हम यहाँ पे जो है बात करते हैं। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि स्वायत्त निवेश जो है वो अल्पकाल में स्थिर रहता है, किन्स के अकॉर्डिंगली। टेबल बनी कैसे है, y में आप जितना मर्जी का गैप ले लो, लेकिन c का जो गैप है वो y के गैप से कम होना चाहिए। अब इस मेथड के अकॉर्डिंगली इक्विलिब्रियम कैसे आता है, मैं क्या कह रहे हैं जी, हाँ जी, ये क्या आएगा, हाँ आई बार लिख सकते हैं, आई भी लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इस विधि के अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है, जो कंडीशन है यहाँ पे वो क्या है, एग्रीगेट डिमांड बराबर होनी चाहिए एग्रीगेट सप्लाई के, ये जो है यहाँ पे कंडीशन है। तो बेटा एग्रीगेट डिमांड कैसे निकलती है, C प्लस आई,
इस तरीके से एग्रीगेट डिमांड निकलती है। तो मैं अगर मुझे एग्रीगेट डिमांड निकालनी है तो कैसे निकलेगी, C प्लस आई, इन दोनों को मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को मुझे जो है जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा 30, ये कितना हो जाएगा 40, ये कितना हो जाएगा 50, ये कितना हो जाएगा 60, ये कितना हो जाएगा 70, ये हो जाएगा आपका 80, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बेटा आपका 90। मैंने क्या करा, C और I इन दोनों को जो है जोड़ दिया है, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, उसके बाद मुझे चाहिए एग्रीगेट सप्लाई। तो बेटा अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये बताया था कि जो एग्रीगेट सप्लाई होती है वही नेशनल इनकम के बराबर होती है। तो ये जो Y आपको दे रखा है यही एग्रीगेट सप्लाई है, आपको अलग से लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप चाहो तो यहीं पे स्लैश में करके ASB जो है वो लिख सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 0, 20, 40, 60, 80, 100 और 120, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आपको ये देखना है कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई ये दोनों आपस में कहाँ पे बराबर हो रहे हैं। तो आपने देखा भाई ये तो यहाँ पे बराबर हो रहे हैं, यहाँ पे 60-60 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या कर दीजिए, यहाँ पे जो है आप एक बॉक्स बना दीजिए, जिससे कि यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन जो है वो पूरी हो रही है, यहाँ पे जो संतुलन की शर्त है वो हमारी पूरी हो रही है। एग्रीगेट डिमांड बराबर है हमारा एग्रीगेट सप्लाई के। तो इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम कहाँ पे डिसाइड होगा, यहाँ पे डिसाइड होगा जब इनकम जो है वो 60 की जनरेट हो रही है, क्योंकि यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों आपस में क्या हैं, दोनों आपस में बराबर हो रहे हैं। लेकिन बेटा हमको केवल इक्विलिब्रियम से मैटर नहीं करता, हमको इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम से पहले क्या हो रहा है और इक्विलिब्रियम के बाद क्या हो रहा है ये भी मैटर करता है। तो अगर हम इक्विलिब्रियम के ऊपर देखें तो इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या हो रहा है, एग्रीगेट डिमांड की वैल्यू ज़्यादा है और एग्रीगेट सप्लाई की वैल्यू कम है। जैसे देखो ये 40 है, ये 20 है, ये 50 है, ये 40 है, ये 30 है, ये 0 है। तीनों ही केसेस के अंदर एग्रीगेट डिमांड की जो वैल्यू है वो बहुत ही ज़्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से। जबकि अगर हम बेटा नीचे देखें तो नीचे उल्टा हो रहा है, यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड की जो वैल्यू है वो कम है और एग्रीगेट सप्लाई की जो वैल्यू है वो बहुत ही ज़्यादा है। देखो जैसे ये 80 है, ये 70 है, ये 100 है, ये 80 है, ये 120 है, ये 90 है, यहाँ पे ये हो रहा है। तो इक्विलिब्रियम से पहले ये हो रहा है और इक्विलिब्रियम के बाद ये हो रहा है। ये तालिका बेटा आपको घोल कर पी जानी है, रटना बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ आपको बनानी कैसे है। जैसे कि आपने मन कर लिया आपका कि मैं आप पहले वायलेट करना है, जैसे हम मान लो मैं ले रहा हूँ 0, 100, 200, 300, 400, 500, जो मेरा मन करा वो ले लिया, 1000, 2000, 3000 कुछ भी ले सकते हो। अब बेटा मैंने y में देखो कितने का गैप लिया है, मैंने y में गैप लिया है 100 का। तो आपको C के अंदर जो नंबर लेना है ना वो 100 से कम का लेना है, मतलब गैप जो रखना है वो 100 से कम का रखना है। जैसे मान लो मैंने पहला 40 लिख दिया और अब जो है मैंने 50-50 का गैप ले लिया, 90 ले लीजिए, 140 ले लीजिए, 190 ले लीजिए, 240 ले लीजिए, 290 ले लीजिए। जितना गैप यहाँ पे रखोगे उससे कम गैप आपको यहाँ पे रखना है। और आई भी अपनी मर्जी से जो चाहे वो रख लीजिए, 20, 20, 20, 20, 20, 20, आपका ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम जो है आ जाएगा। बस y की जो वृद्धि की जो दर है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए c से। ये तालिका आपको बनानी है। अब हम बात करते हैं कर्व की। बेटा आपको बुक से बिल्कुल भी नहीं देखना है, आपको सिर्फ मैं जो कर्व बता रहा हूँ सिर्फ वो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या भाई कंडीशन क्या है इक्विलिब्रियम की, इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन है, संतुलन की जो कंडीशन है वो है एग्रीगेट डिमांड बराबर होनी चाहिए एग्रीगेट सप्लाई के। ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। तो कर्व भी केवल इन्हीं दोनों के बनाने हैं और कोई फालतू कर्व जो है हमको नहीं बनाना। जैसे कि हमने बेटा पहले एग्रीगेट डिमांड का कर्व पढ़ा है। एग्रीगेट डिमांड का जो कर्व होता है वो बेटा कुछ इस तरीके से बनता है एग्रीगेट डिमांड का। एग्रीगेट सप्लाई का मैंने आपको कर्व नहीं बताया शायद,
लेकिन एग्रीगेट सप्लाई का मीनिंग मैं आपको बता चुका हूँ क्या होता है। तो एग्रीगेट सप्लाई जो है ये बेटा इस तरीके से इसका जो है कर्व बनता है। एग्रीगेट डिमांड का जो कर्व है वो बनता है इस तरीके से, जो कि होता है आपका C+I, ये एग्रीगेट डिमांड का है। और एग्रीगेट सप्लाई का जो होता है ये होता है बेटा C+S। आपको ये ध्यान रखना है, ये जो है 45 डिग्री के एंगल पर जो है बनता है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन दोनों कर्वों को एक साथ बनाना है। तो जब हम इन दोनों कर्वों को एक साथ बनाएंगे तो किस तरीके से बनेगा वो देखिए ज़रा, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। हमें क्या करना है, एग्रीगेट डिमांड का जो कर्व है, एग्रीगेट डिमांड का कर्व इस तरीके से बनता है, एग्रीगेट सप्लाई का कर्व इस तरीके से बनता है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों कर्वों को एक साथ बनाना है। तो इन दोनों कर्वों को एक साथ जो है जब हम बनाएंगे तो ये किस तरीके से बनेगा, एग्रीगेट सप्लाई का जो कर्व है, एग्रीगेट सप्लाई का जो कर्व है ये तो बनेगा आपका बेटा इस तरीके से, ये 45 डिग्री के एंगल पर बनता है। और एग्रीगेट डिमांड का मैंने अभी आपको बताया, एग्रीगेट डिमांड का जो कर्व है ये आपका बेटा बनता है इस तरीके से, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, ये दोनों कर्व जहाँ पे भी आपस में प्रतिच्छेद कर रहे हैं वहीं पे क्या हो रहा है, वहीं पे बेटा इक्विलिब्रियम डिसाइड हो जाएगा अर्थव्यवस्था के अंदर। इसको ई बिंदु नाम दे देंगे, क्योंकि इस पॉइंट पे क्या हो रहा है बेटा, इस पॉइंट के अंदर आपको बेटा यही वाला ग्राफ बनाना है। कोई सी भी बुक में कुछ नहीं पढ़ना, चाहे TR जैन हो या कुछ भी हो, बहुत अलग अलग ग्राफ बने हुए हैं, कोई भी ग्राफ नहीं बनाना, बस इस वाले मेथड का ये ग्राफ आप घोल कर पी जाइए। इसको क्या कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं एग्रीगेट डिमांड बराबर है यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई के। जब भी दो कर्व आपस में प्रतिच्छेद करते हैं मतलब उस पॉइंट पे उन दोनों की वैल्यू आपस में बराबर है। और ये बहुत ही गजब का पॉइंट है। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इस पॉइंट को कहते हैं बेटा प्रभावी मांग। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इंग्लिश में हम इसको क्या कहते हैं, इंग्लिश में हम इसको कहते हैं इफेक्टिव डिमांड। बेटा 1000 बारी एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, वो आपसे क्वेश्चन पूछता है इफेक्टिव डिमांड जो है ये क्या होती है, प्रभावी मांग जो है वो किसको कहते हैं। एक नंबर में तो आता ही आता है, और ये क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। अगर वो आपसे ये पूछे इफेक्टिव डिमांड क्या होती है तो आप बोलेंगे वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, इट्स कॉल्ड इफेक्टिव डिमांड। जहाँ पे समग्र मांग और समग्र पूर्ति आपस में बराबर होते हैं वो बेटा इफेक्टिव डिमांड कहलाती है, प्रभावी मांग कहलाती है। ये डायग्राम आपको बनाना है, ठीक है। अच्छा चलो डायग्राम तो बना देंगे, लेकिन इस डायग्राम के अंदर यहाँ पे तो एक संतुलन निर्धारित हो गया। अब आप अगर बेटा यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बेटा यहाँ पे आप देखो ये वाला कर्व किसका है, ये वाला है एग्रीगेट डिमांड का, और ये वाला कर्व किसका है, ये है एग्रीगेट सप्लाई का। तो बेटा जौन सा कर्व ऊपर होता है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, तो ये एग्रीगेट डिमांड है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से। जबकि यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला कर्व किसका है, ये एग्रीगेट सप्लाई का है, और ये किसका, ये एग्रीगेट डिमांड का है। तो ऊपर कौन सा है, एग्रीगेट सप्लाई का। इस वाले पोर्शन में अगर आप देखोगे तो एग्रीगेट सप्लाई की जो वैल्यू है वो बहुत ही ज़्यादा है एग्रीगेट डिमांड से। तो इक्विलिब्रियम से पहले क्या हो रहा है और इक्विलिब्रियम के बाद क्या हो रहा है, ये आपको बेटा बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए। इस चैप्टर के अंदर रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा, एग्ज़ाम के अंदर आता ही आता है। भाई मैंने बोला आपको कि भाई कंडीशन क्या है यहाँ पे संतुलन की, इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाएगी, वहीं पे इकोनॉमी में संतुलन निर्धारित हो जाता है, इक्विलिब्रियम डिसाइड हो जाता है। लेकिन जब ये दोनों बराबर नहीं होते, दो तरीके की सिनेरियो क्रिएट हो सकते हैं, या तो एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो सकती है एग्रीगेट सप्लाई से, या एग्रीगेट डिमांड जो है वो कम हो सकती है एग्रीगेट सप्लाई से। तो बेटा वो आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि भाई अगर ये वाली सिचुएशन है या ये वाली सिचुएशन है तो इस सिचुएशन को वापस यहाँ पे लाने में या इस सिचुएशन को वापसी यहाँ पे लाने में इकोनॉमी को
किस प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा, बताइए क्या होगा। तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है, एग्रीगेट सप्लाई कम है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई खरीदने वाले बहुत हैं, बेचने वाला कोई नहीं है। यही तो होगा इसका मतलब, डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ खरीदने वाले तो बहुत हैं, बेचने वाला कोई नहीं है। और इसकी अगर बात करें, इसमें क्या हुआ, इसमें बेचने वाले बहुत हैं लेकिन खरीद कोई नहीं रहा प्रोडक्ट को। तो दोनों सिचुएशन में देखो क्या होगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे बेटा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैं आपको कुछ कुछ पॉइंट बता रहा हूँ जो आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे सबसे पहली बात तो कि भाई यहाँ पे जो है मांग जो है वो ज़्यादा है पूर्ति से। सबसे पहली बात तो डिमांड जो है वो ग्रेटर देन है सप्लाई से, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से उत्पादक का सारा माल जो है वो क्या हो जाएगा, बिक जाएगा। उत्पादक का सारा माल जो है वो बिक जाएगा। ऑल द आउटपुट ऑफ प्रोड्यूसर इज सोल्ड। क्यों, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है इकोनॉमी के अंदर, तो वो जितना भी बनाएगा सब बिक जाएगा, उल्टा कम पड़ जाएगा क्योंकि लोग खरीदने आएंगे, उसके पास होगा नहीं, उसका जो है सारा का सारा माल बिक जाएगा, उसके पास कुछ नहीं बचेगा, सारा का सारा आउटपुट जितना भी उसने प्रोड्यूस किया है सब सोल्ड हो जाएगा। जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से जो है, जिसकी वजह से ये कह सकते हो माल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, जो भी आउटपुट है वो ख़त्म, अब कस्टमर मांगने आएगा, उसके पास होगा ही नहीं कि भाई ख़त्म, अब तो जितना बनाया था सब बिक चुका है। जिसकी वजह से क्या होगा, अब माल तो ख़त्म हो गया, तो अब वो क्या करेगा, नेक्स्ट टाइम वो क्या करेगा, नेक्स्ट टाइम वो जो है ज़्यादा उत्पादन करने का प्लान बनाएगा। क्या करेगा, ज़्यादा उत्पादन जो है, ज़्यादा उत्पादन करने की क्या करेगा, योजना बनाएगा। जिसकी वजह से क्या होगा बेटा, जिसकी वजह से अब ज़्यादा उत्पादन करेगा तो बेटा जो प्रोडक्शन होती है वही तो एग्रीगेट सप्लाई है। हम यहाँ पे लिख देते हैं जिसकी वजह से एग्रीगेट सप्लाई क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगी। भाई एग्रीगेट सप्लाई क्या है, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जो तीनों सेक्टर के प्रोड्यूसर जितनी प्लान करने का सोच रहे हैं वही तो एग्रीगेट सप्लाई है। तो भाई अब वो ज़्यादा प्रोडक्शन करने की सोच रहे हैं तो एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगी, और तब तक बढ़ती रहेगी जब तक एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई आपस में बराबर नहीं हो जाते। आपको इसके अंदर लिखना है, इन दिस केस डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, ऑल द आउटपुट ऑफ प्रोड्यूसर जो है विल बी सोल्ड। ठीक है, एंड नेक्स्ट टाइम प्रोड्यूसर प्लान मोर प्रोडक्शन। ठीक है, एज अ रिजल्ट एग्रीगेट सप्लाई विल इंक्रीज टिल एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। यहाँ पे बिल्कुल इसका उल्टा लिख देना है। भाई यहाँ पे उल्टा है, यहाँ माल बेचने वाले बहुत हैं, खरीद कोई नहीं रहा। इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, मांग जो है वो कम रह गई, प्रोडक्ट ज़्यादा बन गए। अब इसकी वजह से क्या होगा, इसके पास, इसकी वजह से जो है बेटा उत्पादक के पास जो है स्टॉक रह जाएगा। उत्पादक के पास बिना बिका माल रह जाएगा, क्योंकि उसने तो बना के रख दिया, वस्तु है उसके पास लेकिन खरीदने कोई नहीं आ रहा। जिसकी वजह से क्या होगा, माल का जो है स्टॉक जमा हो जाएगा। इसको कहते हैं माल का अवांछित स्टॉक। अवांछित स्टॉक जो है वो क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। अब इसकी वजह से क्या होगा, अब माल ही नहीं बिक रहा, तो नेक्स्ट टाइम क्या करेगा बेटा, वो नेक्स्ट टाइम जो है वो, अब जब पुराना ही नहीं बिक रहा तो आगे क्या करेगा वो बना के, तो नेक्स्ट टाइम वो जो है कम उत्पादन की योजना बनाएगा, कम उत्पादन का प्लान करेगा, कम उत्पादन की योजना बनाएगा। ठीक है, और कम उत्पादन की योजना बनाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, अब प्रोडक्शन कम होगी, जिसकी वजह से एग्रीगेट सप्लाई जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, और तब तक डिक्रीज होती रहेगी जब तक एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई आपस में बराबर नहीं हो जाते। बेटा ये भी प्रोड्यूसर के लिए
हानि होती है और ये भी प्रोड्यूसर के लिए हानि होती है। कभी कभार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अर्थव्यवस्था के अंदर संतुलन वहीं पर क्यों होता है जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई आपस में बराबर होती हैं। तो आपको बेटा उसमें ये बताना है कि भाई अगर ये सिचुएशन हो गई तो ये होगा, ये बेटा नुकसान है। ये उसके लिए अगर प्रोडक्ट होता उसके पास, अब आप बोलोगे भाई ये नुकसान क्यों है, ये तो अच्छी बात है, उनने जितना बनाया था सब बिक गया और क्या चाहिए। लेकिन अब कस्टमर आ रहा है मांगने तो उसके पास प्रोडक्ट नहीं है। यहाँ पे इस वाली सिचुएशन में अगर होता तो बेच के वो प्रॉफिट कमा सकता था, लेकिन अभी प्रोडक्ट ही नहीं है तो बेटा हानि तो हुई ना उसके लिए। होता तो बेच देता, बेच के लाभ कमाता। तो ये तो हानि है ही और ये तो है ही। यहाँ पे माल ज़्यादा बन गया, वो कस्टमर ही नहीं आ रहा खरीदने के लिए, तो यहाँ पे तो नुकसान है ही। दोनों सिचुएशन हानि ही है। तो इन दोनों हानियों से बचने के लिए अर्थव्यवस्था में हमेशा इक्विलिब्रियम वहाँ पे डिसाइड होता है कि जितना कस्टमर चाहता है उतना ही प्रोड्यूसर जो है वो बनाएगा। ये सबसे गजब का पॉइंट होता है और इसको इफेक्टिव डिमांड के नाम से जानते हैं। और ये दोनों कंडीशन बेटा 3 मार्क्स के अंदर 1000 बारी पूछी जाती है। 1000 बारी पूछी जाती है कि भाई बताइए अगर ये वाली सिचुएशन है तो कैसे जो है प्रोसीजर होगा, कैसे अर्थव्यवस्था इक्विलिब्रियम पे आएगी। तो ये आपको लिखना पड़ेगा, ये जो मैंने यहाँ पे आपको बताया है। ये बीच में रिलेशन क्यों था? क्या इनके बीच रिलेशन क्यों था क्या? किन के बीच में? नहीं, कोई ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। ये कर्व बनाना है और ये टेबल बनानी है इस मेथड के अकॉर्डिंगली। और इसमें बेटा कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो मैं आपको बताता हूँ, वो ज़रा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझेंगे क्योंकि बच्चों को आता हुआ वो छोड़ के आ जाते हैं। यहाँ पे जो है 6 नंबर का ये क्वेश्चन आता है और आपको इसके आंसर में एक तो लिखना है, एक तो आपको इसमें सबसे पहले तालिका बना के आनी है। तालिका कैसे बनानी है, रटनी बिल्कुल भी नहीं है। जो मन चाहे अपनी मर्जी से वाई में नंबर ले लीजिए जितना भी मन करे, ठीक है। और सी का जो नंबर लेना है वो थोड़ा कम लेना है, कम दर से वृद्धि होनी चाहिए जितनी वाई में लेनी है। तालिका बनानी है, चित्र बनाना है और जो है एक्सप्लेनेशन देनी है, ठीक है। तालिका टेबल बनानी है आपको, कर्व बनाना है आपको और एक्सप्लेनेशन देनी है, तब जाके आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन पहले देखो क्वेश्चन कैसे कैसे आता है। पहले तो सीधे ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि भाई समग्र मांग व समग्र पूर्ति के दृष्टिकोण से एक अर्थव्यवस्था में संतुलन का निर्धारण किस प्रकार होता है तालिका व रेखा चित्र की सहायता से समझाइए। तालिका व रेखा चित्र की सहायता से समझाइए। वो आपसे बोलता है कि अकॉर्डिंग टू एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच एक्सप्लेन हाउ इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइंड विथ टेबल एंड कर्व। ये बोलेगा आपको, ये जो है बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना है अमिता। क्या बोलेगा वो? अकॉर्डिंग टू एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच हाउ इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइंड इन एन इकोनॉमी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ कर्व एंड टेबल। ये इसका मतलब है इंग्लिश में। यहाँ पे बात कर रहा है एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई की, ठीक है। तब तो बच्चों को पता चल जाता है हाँ जी ये क्वेश्चन है। अब कभी कभार क्या होता है, वो ये नहीं लिखता कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई से इक्विलिब्रियम कैसे डिसाइड होता है, वो ये नहीं लिखता। वो क्या लिखता है? वो लिखता है कि भाई वो लिखता है कि किन्स के प्रभावी मांग के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। किन्स के प्रभावी मांग के सिद्धांत का वर्ण कीजिए, ऐसे भी आ जाता है, का वर्ण कीजिए। ये लीजिए भाई, ये लिख दिया। क्या बोला उसने? वो बोलेगा बेटा, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव डिमांड।
एक्सप्लेन एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव डिमांड। अब भाई इसका तो कोई लेना देना नहीं है। अब बच्चा कंफ्यूज हो गया कि ये क्या पूछ लिया उसने। कह रहा है किन्स के प्रभावी मांग के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। अब आपने पढ़ भी रखा है ये। अब आप सोचोगे ये कौन सा सिद्धांत आ गया, प्रभावी मांग का सिद्धांत। तो आपको बेटा ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन चाहे इस तरीके से आ जाए और ये क्वेश्चन चाहे इस तरीके से आ जाए, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। क्योंकि अभी तो मैंने ऊपर बताया आपको इफेक्टिव डिमांड क्या है। इफेक्टिव डिमांड वो डिमांड होती है जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जहाँ पे बराबर होते हैं, उस पॉइंट को इफेक्टिव डिमांड कहते हैं। तो यही तो अप्रोच है, वो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का जो मेथड होता है, यही तो मेथड है जिसको जो है प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव डिमांड भी कहते हैं बेटा इसको। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन खासकर ये आ जाता है लिख के, तो बच्चा छोड़ के आ जाता है क्योंकि उसे पता ही नहीं होता ये प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव डिमांड जो है ये क्या होता है। इसी को ही बेटा एडी एंड एएस अप्रोच कहते हैं। तो ये कोई अलग चीज़ नहीं है, ये जो है ये एडी और एएस अप्रोच ही है, कोई अलग चीज़ नहीं है। यह आपको ध्यान रखना है। या बेटा ये ऐसे भी आ जाता है, कि अर्थव्यवस्था में संतुलन वहीं पर क्यों निर्धारित होता है। अर्थव्यवस्था में संतुलन वहीं पर क्यों निर्धारित होता है जहां एग्रीगेट डिमांड बराबर होती है एग्रीगेट सप्लाई के। इसको कहेंगे वाई इक्विलिब्रियम। इसको हम ये बोलेंगे कि भाई वाई इक्विलिब्रियम इज वहीं पे क्यों होता है कि भाई एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जो है कि वहीं पे क्यों है बराबर क्यों होता है। तो वहाँ पे आपको क्या एक्सप्लेनेशन देनी है, वहाँ पे आपको जो एक्सप्लेनेशन देनी है, वहाँ पे आपको ये एक्सप्लेनेशन देनी है, ये दोनों चीज़ें, ये वाला भी और ये वाला भी, दोनों चीज़ें जो हैं, दोनों की दोनों चीज़ें 3 नंबर में सेपरेट पूछी जाती हैं। इसके अंदर आपको बेसिकली क्या बताना है, इसके अंदर आपको बेसिकली ये बताना है इस वाले के अंदर कि भाई यही ऐसा इतना अच्छा खासा पॉइंट क्यों है। इसके अंदर आपको इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन देनी है कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जब ज़्यादा होगी तो क्या होगा, और एग्रीगेट डिमांड जब कम होगी एग्रीगेट सप्लाई से तो क्या होगा। आपको बताना है दोनों भाई उत्पादक के लिए हानि होती है, लॉस है ये दोनों उत्पादक के लिए, इसलिए यही पॉइंट है जहाँ पे इक्विलिब्रियम डिसाइड होगा। तो ये ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि यहीं पे कोई क्यों इक्विलिब्रियम होता है डिटरमाइन, तो ऐसे भी पूछ सकता है। और ये तो बेटा पूछ ही सकते। और अच्छा मैंने आपको ये भी बता रखा है बेटा, आपको ये ध्यान रखना है इस पूरे चैप्टर के अंदर जब से हम पढ़ते आ रहे हैं, जो ये समग्र मांग है ना एग्रीगेट डिमांड, मैंने आपको ये बताया है कि जो एग्रीगेट डिमांड है ये कौन सी है, प्लान वाली है, प्लान वाली। और एग्रीगेट सप्लाई भी कौन सी है, प्लान वाली है, एक्चुअल नहीं है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो यहाँ पे हिंदी में इस चीज़ को, प्लान वर्ड को क्या कहते हैं, हिंदी में इस प्लान वर्ड को कहते हैं प्रत्याशित। ठीक है, प्लान जो वर्ड है एक इंग्लिश में, जो प्लान करने की सोच रहा है, जो योजना बनाने की सोच रहा है, तो उसको इंग्लिश में प्रत्याशित के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे प्रत्याशित। ठीक है, तो अब वो कंफ्यूज करने के लिए आपको क्या लिखता है, वो आपको लिखता है कंफ्यूज करने के लिए, वो इस वर्ड के आगे ना प्रत्याशित लगा देता है। वो लिखता है कि प्रत्याशित समग्र मांग और प्रत्याशित समग्र पूर्ति, प्रत्याशित समग्र मांग और प्रत्याशित समग्र पूर्ति के दृष्टिकोण से संतुलन कैसे निर्धारित होता है, तालिका और रेखा चित्र के द्वारा से समझाइए। संतुलन कैसे निर्धारित होता है बताइए। तो भाई कोई अलग चीज़ थोड़ी है, जो हम ये एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई पढ़ते हैं, यहाँ पे ये जो चौथा क्वेश्चन है और ये जो पहला क्वेश्चन है कोई अलग चीज़ नहीं है बेटा। यहाँ पे केवल एग्रीगेट डिमांड लिखा हुआ था, अब उसने उसके आगे प्लान और लिख दिया कि प्लान एग्रीगेट डिमांड। ठीक है,
प्लान एग्रीगेट डेफिनेशन नहीं है भाई, क्वेश्चन बता रहा हूँ ये क्वेश्चन कैसे कैसे आता है, डेफिनेशन नहीं है ये। या ये क्वेश्चन ऐसे आएगा कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के अप्रोच के अकॉर्डिंगली इक्विलिब्रियम कैसे डिसाइड होगा, टेबल और कर्व की हेल्प से बताइए। या प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव डिमांड क्या होता है ये बताइए, ऐसे भी यही लिखना है इसके अंदर भी। या इक्विलिब्रियम वहीं पे क्यों डिसाइड होता है जहाँ एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर होते हैं, ऐसे भी आ सकता है ये क्वेश्चन। या इस वर्ड के आगे प्लान भी लगा सकता है, वो प्लान एग्रीगेट डिमांड और प्लान एग्रीगेट सप्लाई के अकॉर्डिंगली कैसे इक्विलिब्रियम डिसाइड होता है बताइए। तो ये चारों बेटा सेम ही क्वेश्चन है, कोई अलग चीज़ नहीं है ये, ठीक है। आप बेटा आपकी आवाज़ कट रही है, इनकी कोई डेफिनेशन नहीं है यार, ये कोई वो डेफिनेशन तो हम एग्रीगेट डिमांड, किसकी डेफिनेशन पूछ रहे हो आप ये बताइए। एग्रीगेट डिमांड की भी मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, एग्रीगेट सप्लाई की भी मैं आपको, जो आपने बताया उसके सिद्धांत के बारे में, हाँ उसमें समाज किसी क्वेश्चन तालिका और ग्राफ के बारे में नहीं पूछता। नहीं ये बेटा, ये अगर ज़्यादा नंबर का आएगा तो आपको वो पूछे ना पूछे आपको बना कर आना है। मान लो ये 6 नंबर का आएगा सीधा कि जी किन्स के प्रभावी मांग के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, 6 नंबर में आ गया, तो वहाँ पे आपको बनाना है, वो नहीं पूछ रहा तब भी बनाना है, क्योंकि टेबल से ही तो बताओगे कि भाई ये है इफेक्टिव डिमांड, ये जो है टेबल से बना के दिखाओगे आप उसको कि ये प्रभावी मांग है, ये टेबल से ही बता दोगे और ये कर्व से भी बता दोगे आप उसको, और ये हो गया आपका बेटा। इसको वैसे भी ये, वैसे तो दो चीज़ें आप लिख सकते हो इसको आप बोलोगे कि भाई जो समग्र मांग है, समग्र मांग जो है वो ज़्यादा है समग्र पूर्ति से, ठीक है। लेकिन आप इसको ये भी कह सकते हो कि जो प्रत्याशित समग्र मांग है वो ग्रेटर देन है प्रत्याशित समग्र पूर्ति से। तो दोनों एक ही चीज़ें हैं। जो हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट जो सप्लाई पढ़ते हैं ये प्लान वाली है, ये एक्चुअल वाली नहीं है, ये आपको ध्यान रखनी है बात। अच्छा अब देखिए, मैंने बोला कि भाई इक्विलिब्रियम निकालने के 2 मेथड होते हैं, ठीक है। या तो जो है इक्विलिब्रियम किसका निकल रहा है, उत्पादन रोजगार और आय, ये सब एक ही चीज़ें होती हैं, सब एक ही साथ निकलेगा, ठीक है। एक ही साथ मतलब क्योंकि यहाँ पे टेक्नोलॉजी वगैरह स्थिर रहती है, तो चाहे उत्पादन की बात करो, रोजगार की बात करो या आय की बात करो, ये सब एक ही चीज़ें हैं। अभी हमने ये वाला मेथड पढ़ा, अगर ये वाला आ गया ये तो बेटा 2 मिनट का खेल है, फिर इसमें कुछ करना ही नहीं है। क्या करना है आपको, ये जो तालिका बनाई है इसी को मान लो कॉपी, ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे एस और आई अप्रोच। तो देखो इतनी आसान है, आपको क्या करना है, एस तथा आई विधि, ये वाली विधि के अकॉर्डिंगली कैसे जो है इक्विलिब्रियम डिसाइड होगा, ये देखिए ये बहुत आसान है। अभी बेटा यहाँ पे आया था, हमने अभी इक्विलिब्रियम निकाला था ना, ये वही टेबल मैंने ऊपर से उठा ली। अब हम पढ़ रहे हैं सेविंग और इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंगली कैसे होगा। तो पहले बेटा आपको तालिका बनानी है, ठीक है। वही तालिका उठाई है आपके सामने मैंने, लेकिन वहाँ पे मेरे को किसकी ज़रूरत थी बेटा, AD और AS, क्योंकि हम ये वाला मेथड कर रहे थे AD और AS वाला। अब मैं कौन सा मेथड कर रहा हूँ, S और I का। तो यहाँ तो मेरे को इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है बेटा AS की, और ना ही मेरे को बेटा AD की रिक्वायरमेंट है, इसकी मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं है। मुझे रिक्वायरमेंट किसकी है, S की रिक्वायरमेंट है बेटा मेरे को इस वाले मेथड के अंदर। तो S निकाल लेता हूँ मैं। S कैसे निकलेगा, S निकलेगा y माइनस सी, क्योंकि पढ़ के आए हैं पीछे हम न्यूमेरिकल के अंदर, निकाल लेते हैं। माइनस का 20, माइनस का 10, 0, 10 एंड 10, 20, 30 एंड 40। अब देखो बेटा इस विधि के अकॉर्डिंगली कंडीशन क्या है, इस विधि के अकॉर्डिंगली कंडीशन ये है जहाँ सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर हो जाएगी, वहीं पे इक्विलिब्रियम डिसाइड हो जाएगा। तो कहाँ बराबर हो रही है, देख लो वहीं पे बराबर हो रही है, S इज इक्वल टू आई वहीं पे बराबर हो रहा है जहाँ AD इज इक्वल टू AS से आ रहा था। तो चाहे AD इज इक्वल टू AS से निकालो या SI से निकालो, एक ही बात होती है। तो ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया संतुलन का पॉइंट। ये बेटा यहाँ पे इफेक्टिव डिमांड नहीं लिखना, इफेक्टिव डिमांड वो डिमांड वाले में लिखना, कहीं यहाँ इफेक्टिव डिमांड लिख दो, यहाँ इफेक्टिव डिमांड का कुछ वर्ड यूज़ नहीं होगा, आप इसको इफेक्टिव डिमांड नहीं कह सकते, क्योंकि अब हम अप्रोच दूसरी पढ़ रहे हैं, अब हम बचत और निवेश की दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं।
अब इससे ऊपर क्या हो रहा है, इससे ऊपर जो है इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और सप्लाई कम है, ओ सॉरी सप्लाई कह रहा हूँ, सेविंग कम है बेटा। और इससे नीचे देखो, इससे नीचे इन्वेस्टमेंट कम है, सेविंग ज़्यादा है, क्योंकि मैंने बोला हमें इक्विलिब्रियम से मैटर नहीं पड़ता। संजना कह रही है अच्छा देखिए, ये हो गया बेटा आपका, ये हो गया आपका। एक तो इसमें ये टेबल बनानी है, चित्र कैसे बनाना है इसके अंदर, देखिए चित्र इसके अंदर जो है इस तरीके से बनाना है। हमने जो है बेटा सेविंग का भी कर्व पढ़ा है और हमने जो है इन्वेस्टमेंट का भी पढ़ा है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट का मैंने आपको कैसे बताया है, इन्वेस्टमेंट का मैंने आपको ऐसे बताया था कि जी फिक्स रहता है ये तो। और सेविंग का मैंने आपको कैसे बताया है, सेविंग का मैंने आपको बताया है इस तरीके से। सेविंग का ऐसे बनता है, अगर आपको कुछ याद हो, ये डिस सेविंग बताई थी ऋणात्मक, ये ब्रेक इवन पॉइंट बताया था, ठीक है, ये पॉजिटिव सेविंग्स बताई थी अगर याद हो तो। अब यहाँ पे देखो आई और एस कहाँ पे हो रहे हैं बराबर, आई और एस बेटा यहाँ पे दोनों कर्व आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, एस और आई ये दोनों बराबर हैं, यही क्या है इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। अब इससे ऊपर अगर आप देखोगे तो इससे मैंने बोला कौन जोन सा कर्व ऊपर होता है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे कौन सा कर्व ऊपर है, एस का, तो एस ग्रेटर देन आई हो रहा है बेटा यहाँ पे, एस ग्रेटर देन आई। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये वाला कर्व कौन सा है, आई का, और ये वाला कर्व कौन सा है, एस का। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे क्या हो रहा है, एस लेस देन आई है, यहाँ पे ये हो रहा है बेटा, एस की वैल्यू कम है और आई की वैल्यू ज़्यादा है। ये तालिका बनानी है, ये चित्र बनाना है और एक्सप्लेनेशन क्या देनी है, संतुलन कहाँ पे होगा, जहाँ पे s इज इक्वल टू आई होगा, ठीक है, यहाँ पे ये संतुलन का पॉइंट है। लेकिन बेटा जैसे हमने ऊपर पढ़ा बिल्कुल सिमिलरली यहाँ पे भी आ जाता है कि अगर s ग्रेटर देन आई हो जाए, अगर s ग्रेटर देन आई हो जाए या s लेस देन आई हो जाए तो जो है क्या होगा बताइए कैसे, इस अगर ये कंडीशन क्रिएट हो जाए तो वापसी अर्थव्यवस्था संतुलन में कैसे आएगी, या ये कंडीशन अगर क्रिएट हो जाए तो इकोनॉमी किस तरीके से इक्विलिब्रियम में आएगी, प्रोसीजर बताइए। 3 नंबर में आ जाता है बेटा ये एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे जो है ये कोई अलग चीज़ नहीं है बेटा, जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं ये वही चीज़ है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या वही एक्सप्लेनेशन लिखनी है सेम जो ऊपर मैं आपको बताई है, यहाँ पे यही वाली यही एक्सप्लेनेशन लिखनी है आपको। बस आपको क्या लिखना है, एक आपको बस ये ध्यान रखना है बेटा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये वाली कंडीशन कौन सी है, बस आप ये समझ जाइए। ये वाली जो कंडीशन है ना, लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ज़्यादा और सेविंग कम कर रहे हैं, बचत कम कर रहे हैं और निवेश ज़्यादा कर रहे हैं। तो बेटा जब लोग इन्वेस्टमेंट है जी बेटा, यहाँ पे सरकार नहीं है, यहाँ पे सरकार नहीं है, यहाँ पे 2 सेक्टर के मॉडल की बात चल रही है। यहाँ पे कंज्यूमर है और प्राइवेट सेक्टर्स हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है। तो जब लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे तो किस चीज़ की डिमांड करेंगे, रिटर्न की, प्रॉफिट चाहिए उनको। तो जो ये वाली जो कंडीशन होती है ना, ये कौन सी कंडीशन होती है, जो हमने ये वाली पढ़ी थी ऊपर, जब एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होती है एग्रीगेट सप्लाई से, ये वाली कंडीशन ये होती है। और ये वाली जो कंडीशन होती है ये कौन सी होती है, जब एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा होती है एग्रीगेट डिमांड से, ये वाली होती है। सेम डिट्टो वही एक्सप्लेनेशन लिखनी है जो ऊपर लिखी है, बस एक लाइन आपको क्या लिखनी है, पहले वाला वर्ड चेंज हो जाएगा। बस आपको यहाँ पे लिखना है कि भाई यहाँ पे जो है सेविंग ग्रेटर देन है इन्वेस्टमेंट से, यहाँ पे आपको ये लाइन जोड़नी है। और यहाँ पे क्या आप क्या बोलोगे, यहाँ पे आप बोलोगे कि भाई यहाँ पे जो है सेविंग जो है वो लेस देन है इन्वेस्टमेंट से। ऊपर हमने क्या लिखा था, डिमांड ग्रेटर देन है सप्लाई से या सप्लाई ग्रेटर देन है डिमांड से, ऊपर ये लिखा था। तो और फिर यहाँ पे लिख देंगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ
सेम एज अबव एक्सप्लेनेशन, ठीक है। और आपको बेटा फिर वही एक्सप्लेनेशन देनी है जो हम ऊपर लिख के आए हैं इस वाले केस के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे भी सेम एज अबव लिख रहा हूँ मैं, सेम एज अबव एक्सप्लेनेशन, कोई अलग एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है, वही देनी है कि भाई व्हेन इन्वेस्टमेंट इज़ ग्रेटर देन सेविंग, तो क्या होता है बेटा यहाँ पे, जब डिमांड ग्रेटर देन होती है सप्लाई से, ऑल द प्रोडक्ट इन द इकोनॉमी या ऑल द प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसर विल बी सोल्ड, ठीक है, वो सारा का सारा बिक जाएगा या बिक गया होगा। और क्या होगा, और नेक्स्ट टाइम प्रोड्यूसर जो है मोर प्रोडक्शन की जो है प्लान करेगा, जिसकी वजह से एग्रीगेट सप्लाई जो है वो इंक्रीज़ होगी, और तब तक इंक्रीज़ होती रहेगी जब तक डिमांड और सप्लाई बराबर नहीं हो जाते, या वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा सेविंग और इन्वेस्टमेंट आपस में बराबर नहीं हो जाती। बस जहाँ जहाँ हमने एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई वर्ड यूज़ किया है, ऊपर और नीचे लास्ट में, पहले पॉइंट में और सिक्स्थ पॉइंट में, बस आपको ये लिख देना है S इज इक्वल टू आई, और सिक्स्थ पॉइंट में लिखना है S इज इक्वल टू आई। बाकी पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5, 2, 3, 4, 5, ये चारों के चारों पॉइंट वही रहेंगे जो ऊपर हमने यहाँ पे लिखे हैं, ये सारे के सारे। बस यहाँ पे ये नहीं आएगा छठा पॉइंट जो है यहाँ पे ये लिखना है आपको, S इज इक्वल टू आई हो जाएगा। ये बेटा इसका कोई सीधा तरीका आता है, क्वेश्चन सीधा सीधा बोलेगा। क्वेश्चन क्या बोलेगा इसके अंदर, क्वेश्चन सीधा बोलेगा कि बचत और निवेश के दृष्टिकोण से, बचत और निवेश के दृष्टिकोण से एक अर्थव्यवस्था में संतुलन किस प्रकार निर्धारित होता है, किस प्रकार निर्धारित होता है, तालिका व चित्र की सहायता से समझाइए, चित्र की सहायता से समझाइए। ये आ जाता है बेटा सीधा सीधा 6 नंबर में। इसमें ऐसा नहीं है कि इसको भी कुछ और कहते हैं, ये भी चेंज होके आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा चलो ये बात तो ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन हो गए आपके, सीधे सीधे पूछता है एग्रीगेट डिमांड, या भाई ये बता दे ये जो है क्या होता है। अब यहाँ पे बेटा एक एक नंबर के बहुत सारे एक एक नंबर के चार वर्ड हैं जो आपको जो है समझने हैं। क्या है वो, ये ज़रा आप समझेंगे। जैसे कि ये यहाँ पे ख़त्म हो चुका है मुद्दा, ये दोनों क्वेश्चन यहाँ पे जो हैं ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि भाई ये जो हम एग्रीगेट डिमांड और ये जो हम एग्रीगेट सप्लाई की ये जो बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, ये हम बात करते हैं प्लान की। किसकी बात करते हैं, प्लान की हम ये बात करते हैं, प्लान, ये प्लान वाली हैं, एक्चुअल वाली नहीं है। तो इसी तरीके से ये जो बेटा सेविंग और ये जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, ये भी कौन सी होगी, प्लान वाली की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, एक्चुअल वाली की हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे एग्ज़ाम में देखो जो बचत होती है ना, बचत ये 2 तरीके की होती है। जो सेविंग है ये 2 तरीके की होती है। कौन कौन सी होती है, एक तो होती है प्लान और एक होती है एक्चुअल, ठीक है। एक होती है प्लान और एक होती है एक्चुअल, ठीक है। तो जो बेटा प्लान सेविंग होती है, प्लान सेविंग इसको इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, इसको इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में इसको कहते हैं एक्स एंटी सेविंग। क्या कहते हैं इसको, एक्स एंटी सेविंग। हिंदी में तो वही बोलेंगे, प्लान को प्रत्याशित कहते हैं इस चैप्टर में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रत्याशित बचत, ठीक है। और जो एक्चुअल में जो सेविंग हुई है 1 साल के अंदर अंदर, इंग्लिश में इसको कहते हैं
एक्स पोस्ट सेविंग, क्या कहते हैं, एक्स पोस्ट सेविंग। और एक्चुअल को हिंदी में क्या बोलेंगे, एक्चुअल को बेटा इसको जो है यथार्थ भी कह सकते हैं या वास्तविक बचत के नाम से भी इसको जो है, वास्तविक बचत के नाम से भी इसको जान सकते हैं। तो बेटा ये दोनों वर्ड प्रत्याशित बचत और वास्तविक बचत या यथार्थ बचत एक नंबर में कई बार आती है कि एक्स एंटी सेविंग और एक्स पोस्ट सेविंग क्या होती है बताइए। एक्स एंटी सेविंग का मतलब है कि जितना लोग एक साल के अंदर प्लान कर रहे हैं सेव करने का प्लान, वो एक्स एंटी सेविंग है। और एक साल के अंदर अंदर एक्चुअल में जो सेविंग हुई है वो एक्स पोस्ट सेविंग कहलाती है। बिल्कुल सिमिलरली जो निवेश होता है इन्वेस्टमेंट, जो निवेश होता है इन्वेस्टमेंट, ये भी दो तरीके का होता है। एक होता है प्लान और एक होता है एक्चुअल। तो जैसे प्लान सेविंग को एक्स एंटी सेविंग कहते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से इसको जो है एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट कहते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे प्रत्याशित निवेश हिंदी में। और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे यथार्थ या वास्तविक, यथार्थ निवेश या वास्तविक निवेश। तो इसका क्या मतलब हुआ, एक साल के अंदर अंदर लोग जितना इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, जितना प्लान करने की योजना बना रहे हैं, वो एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट कहलाता है। और एक साल के अंदर अंदर एक्चुअल में जितनी हुई है वो बेटा क्या कहलाती है, वो कहलाती है एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। जैसे कि मान लीजिए हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च को। मान लो 1 अप्रैल को प्लान करने की सोच रहे थे कि 2 लाख की बचत करेंगे, सोच रहे थे, ठीक है। और एक्चुअल में जब फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हुआ हुई कितने की, 1 लाख की। तो ये जो बेटा 2 लाख की हम सोच रहे थे कि जैसे जब नया नया साल शुरू होता है तो बहुत सारी चलाते हैं, अपने गोल्स तो बहुत सारे बनाते हैं कि इस साल ये करेंगे, इस साल ये करेंगे, अब ऐसा नहीं, अब ऐसा होगा, अब ऐसा नहीं, ऐसा होगा, नहीं नहीं ये मेरी गंदी आदतें हैं, अब जी हम इसको जो है ऐसे करेंगे, अब हमारा ये गोल है, अब पढ़ाई पे ध्यान दूंगा, अब ये करूँगा, अब उसका पीछा नहीं करूँगा, अब उसका ट्यूशन में नहीं जाया करूँगा। तो बहुत सारे प्लान होते हैं, लेकिन जब तक दिसंबर आता है क्या सोचा था और क्या से क्या हो गया। तो ऐसे बिल्कुल बेटा यहाँ पे भी है, जब फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ तो 1 अप्रैल को सोचा 2 लाख की प्लानिंग सेविंग करेंगे, सोच रहे हैं, अभी करी नहीं है, सोच रहे हैं 2 लाख तक की सेविंग हो जाएगी। तो ये प्लान है, ठीक है। तो ये क्या है, एक्स एंटी सेविंग। और जब साल ख़त्म हुआ 31 मार्च को तो पता चला 1 ही लाख की हुई है, तो ये क्या है, एक्स पोस्ट, जो एक्चुअल में हुई। बिल्कुल सिमिलरली साल के शुरू में सोच रहे थे 2 लाख की इन्वेस्टमेंट करेंगे। जैसे कि मुस्कान ने अपना अकाउंट खुलवाया, मुस्कान सोच रही है कि इस साल 2022 में 2 लाख रुपए इकट्ठा करूंगी अपने बैंक, सॉरी इकट्ठा नहीं करूंगी तो सेविंग हो गया। मुस्कान सोच रही है 2 लाख रुपए का निवेश करूंगी कहीं, ठीक है, निवेश करूंगी कहीं, अपना एक उद्योग खोलूंगी। तो इसी पार्ट में, हाँ भाई वो अलग है, वो भाई अलग है, वो एक अलग चीज़ है। हाँ बेटा 6 वर्ड हो गए अभी, ये लड़के का कन्फ्यूज़न है, ज़रा ध्यान से सुनेंगे। तो पहले ये वाला समझिए ज़रा, ये 2 लाख की उसने सोचा मैं निवेश करूँगी, तो ये क्या है, ये क्या है, ये है एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट। लेकिन जब साल का अंत हुआ तो 1 ही लाख की करी इसने, तो ये है एक्स पोस्ट। अब ये एक लड़का है, ये कह रहा है कि सर 2 वर्ड तो आपने पहले बताए थे, ये 2 तुमने और घुसा दिए यहाँ पे। ये देखो बेटा यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट, एक्स पोस्ट सेविंग, एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्याशित निवेश और यथार्थ निवेश। अब ये लड़का कह रहा है कि आपने तो निवेश में तो पहले बताया था, आपने एक बताया था इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, ये भी तो बताया था मैंने आपको, एक होती है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और एक होती है ऑटोनॉमस।
ये भी अगर आपको याद हो, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, इसमें मैंने आपको बताया था कि भाई इसको कहते हैं प्रेरित निवेश, इसको कहते हैं प्रेरित निवेश, और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्वायत्त निवेश। ये अलग चीज़ है बेटा, ये निवेश के प्रकार हैं, ये तो अलग चीज़ है, ठीक है। ये वाला निवेश अलग है, ये अलग है, और ये अलग है, ये अलग है। ये 4 निवेश हो गए। अब देखो, एक होता है एक्स एंटी निवेश, एक होता है एक्स पोस्ट, एक होता है ऑटोनॉमस, और एक होता है इंड्यूस्ड। चारों बेटा अलग अलग है। जितना प्लान करने की सोच रहे हैं वो एक्स एंटी, जितना एक्चुअल में किया वो एक्स पोस्ट। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होती है, जो कि बेटा प्रॉफिट से डायरेक्टली लिंक होती है, इनकम बढ़ने से ये बढ़ती है, और ये फिक्स रहती है। तो ये चारों वर्ड बेटा एक एक नंबर में कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि प्रत्याशित बचत, यथार्थ बचत, बताइए इनका मतलब। प्रत्याशित निवेश, यथार्थ निवेश। संजना कह रही है करना मुझे कुछ है नहीं, एक भी जगह निवेश कुछ करना नहीं, पढ़ मैंने इतने सारे लिए हैं। संजना सच सच बता दो कितनी ऊपर से जा रहा है। संजना आवाज़ आ रही है? यस सर। क्या कह रही हो? करना मुझे कुछ है नहीं, वह इतने 6 महीने निवेश पढ़ लिए। बता कितनी ऊपर से जा रहा है, सच सच बता दो। सर कंफ्यूज कर रही है चैप्टर। कंफ्यूज कर रहा है ये चैप्टर। अच्छा क्या कंफ्यूज, अच्छा ये आज जो पढ़ाया समझ में आया है? सर दोबारा देख लूंगी वीडियो। अच्छा मतलब अभी समझ में नहीं आया, ऊपर से गया है। अमीदा कुछ समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है, ये बताओ जरा। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। अच्छा और कौन है? मुस्कान जी। हाँ सर ये नेशनल इनकम से हार्ड है क्या? नहीं, वो तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि इस चैप्टर को किस तरीके से लेते हो। अच्छा एक लड़की बताएगी, वो बिल्कुल सही बताती है। वो है ही नहीं वो लड़की, वो पहले भाग गई, लीव कर दिया उनने। मुस्कान आवाज़ आ रही है? ये बताइए ज़रा, कुछ समझ में आ रही है या ऊपर से जा रही है? सर आ रहा है। आ रहा है समझ में। तो ये बताइए इफ़ेक्टिव डिमांड क्या होती है, प्रभावी मांग किसे कहते हैं मुस्कान? क्या कह रही हूँ, पढ़ाया नहीं? मैंने पढ़ाया मुस्कान? यस सर। हाँ तो बताइए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इफ़ेक्टिव डिमांड? 1 नंबर का क्वेश्चन है, क्या लिखोगे? बहुत बारी आया हुआ है बेटा, 1000 बारी रिपीटेड क्वेश्चन है। प्रभावी मांग किसे कहते हैं? नहीं मुस्कान बताएगी, मुस्कान बताएगी। बता रही हो या नाक कटवा रही हो? हाँ अब तो आवाज़ नहीं आएगी, नाक ही कटवाओगी मेरी, है ना? सर हाँ हाँ हाँ, अब तो अनम्यूट भी नहीं करोगी। ये शिवम गोस्वामी हाथ उठा रहा है। हाँ बताओ, शिवम गोस्वामी कह रहा मैं बताता हूँ। सर जब समग्र मांग और समय पूर्ति बराबर होती हैं। हाँ, जहाँ पे समग्र मांग और समग्र पूर्ति आपस में बराबर होते हैं, उस बिंदु पे जो मांग होती है वो समग्र मांग होती है। कि उपभोक्ता जितना खरीदना चाहता है, प्रोड्यूसर उतना बनाना चाहता है, कुछ वेस्ट नहीं जाएगा, ना डिमांड ज़्यादा होगी ना सप्लाई कम होगी। ठीक है जी। इसी तरीके से अब ये बताएगा विशाल के प्रेरित निवेश और स्वायत्त निवेश में क्या अंतर होता है। विशाल विशाल आवाज़ आ रही है? अब तो आवाज़ नहीं आएगी ना तुम्हें, अब मैं क्वेश्चन पूछने लग गया ना, अब तो आवाज़ नहीं आएगी। विशाल आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है बता दो। क्वेश्चन पूछा अब तो आवाज़ नहीं आएगी। उमेश आवाज़ आ रही है? देखो हाँ मैं कह रहा हूँ प्रेरित निवेश और स्वायत्त निवेश में क्या अंतर होता है, पता है कुछ? सर अभी तो आपने चैप्टर स्टार्ट ही किया सर, अभी से बोलने लग गए। ओए ले ओ भाई यार, ओ भाई ये चैप्टर ख़त्म हो गया। ये तो मैंने सबसे पहले पढ़ाया था, ये दोनों टॉपिक, ये तो सबसे पहले। हाँ बताओ। नाम नाक कटवा रखे। हाँ हाँ बताओ ना, जो बता रहा है बताओ, कौन बता रहा है? सर प्रेरित निवेश निजी क्षेत्रों के द्वारा किया जाता है और हाँ केवल लाभ कमाने के उद्देश्य से होता है। हाँ जी बहुत बढ़िया। और
और जबकि स्वायत्त निवेश सरकार के द्वारा किया जाता है, इसमें केवल सामाजिक कल्याण के लिए होता है, कोई लाभ का उद्देश्य नहीं होता। और इसका जो वक्र होता है उससे जो इसका निवेश की रेखा होती है वो केवल स्थिर रहती है। देखा, ये बनेगा 3 इडियट का चतुर, समझ आ गया मेरे को। अब देखो, अरे वो लड़की कहाँ गई, हाँ ये बताएगी। किरण ये बताओ, एक्स एंटी सेविंग और एक्स पोस्ट सेविंग क्या होती है? प्रत्याशित बचत और यथार्थ बचत क्या होती है किरण? देखूं मैं भी, अभी बताया था मैंने, लिखा हुआ भी है, लो फर्रा चला लो, चीटिंग कर लो। बताओ, आवाज़ आ रही है? पहले तो ये बताओ, कहीं तुम्हारे भी नेटवर्क चले गए हो क्वेश्चन पूछते ही। आवाज़ नहीं आ रही होगी अब तो, है ना किरण? अभी 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 मैसेज करने, हाँ देखा देखा, अब नहीं आ रही होगी आवाज़। सर बता रही हूँ। अच्छा हो गया आ गई आवाज़, नेटवर्क आ गई। बताइए बताइए। जो स्वायत्त बचत होती है ना, वो प्लान के स्वायत्त पहले ये बताओ, ये नहीं, ये बताइए, ये स्वायत्त बचत कहाँ से निकाल दी तुमने? प्रत्याशित बचत। हाँ क्या होती है? बताओ क्या होती है प्रत्याशित बचत? जो प्लान करते हैं, प्लान करते हैं। कितना बचत करेंगे। हाँ। और एक्स पोस्ट क्या होती है? यथार्थ बचत क्या होती है? यथार्थ बचत ये जो जितना प्लान करते हैं उससे कम होता है बचत। अच्छा, समग्र मांग क्या होती है? समग्र मांग जितना वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है। ओ बेटा, मौज कर दी तुमने तो, ये हैवी ड्राइवर निकला ये तो। अच्छा, और एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है फिर किरण? जितना वस्तु और सेवाओं का पूर्ति करते हैं। अच्छा, पूर्ति अलग होती है और उत्पादन अलग होता है। नाक कटवा रखी है, नाक। एग्रीगेट डिमांड पूरा चैप्टर खत्म कर दिया और एग्रीगेट डिमांड नहीं पता। एग्रीगेट डिमांड क्या होती है? हाँ बताओ, एग्रीगेट डिमांड क्या होती है? समग्र मांग से अभिप्राय उस व्यय का कुल जोड़ है, लोगों की विभिन्न आय का स्तर के अनुरूप एक अर्थव्यवस्था में एक लेखा वर्ष के दौरान ऐसा नहीं है, पढ़ाकू लड़का है वो, पढ़ाकू लड़का है वो। बुक खोल लग, सही उत्पादित वस्तुओं पर खर्च करने की योजना को समग्र मांग कहते हैं। सही बोल रहा है बिल्कुल बेटा, 3 इडियट का चतुर है ये। अगर बुक खोल रखी होती तो अटक अटक के पढ़ता। तुम भी खोल लो, फर्रा निकाल लो, मना थोड़ी है। बताओ जरा, एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है? बताओ जरा, समग्र पूर्ति किसको कहते हैं? नाम नाक कटवा रखे, रिवाइज कर लो। नेक्स्ट क्लास में मैं सबसे पहले जो है ना सुनूंगा। कोई भी रिवाइज नहीं कर रहा है, कोई भी। बेटा ये बहुत टेढ़ा चैप्टर है, आप इसको हल्के में मत लो। अगर आपने इसको हल्के में ले लिया तो ये तुम्हें भारी में ले जाएगा। ये मजाक नहीं हो रहा, अभी इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इसको रिवाइज करते रहिए। नहीं तो ऐसा होगा, आगे का पढ़ते रहोगे और पीछे का सब डब्बा गोल हो जाएगा, टाटा ख़त्म बाय बाय हो जाएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्या कह रहे हो? अब भी वही हो रहा है, अब क्या हो रहा है? अब भी वही हो रहा है। संजना कह रही है मेरे साथ तो अब भी वही हो रहा है।